कि अगर पहले आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने होते थे तो या तो आप उसको कैश देते थे या फिर बैंक में जाके पैसे ट्रांसफर करते थे, और बैंक वाले बड़े बड़े रजिस्टर मेंटेन करते थे। उसमें फोलियो नंबर होता था जहां पे आपके बैंक का सारा ट्रांजैक्शन मेंटेन होता था, और 3 से 4 काउंटर पे जाके आपका वेरिफिकेशन होता था, पासबुक मेंटेन करनी होती थी, आपको मिनिमम अकाउंट बैलेंस भी मेंटेन करना होता था। यही रीजन था कि लोग बैंक के थ्रू पैसे ट्रांसफर करना एकदम लास्ट ऑप्शन मानते थे। जो लोग घर से दूर रहते थे नौकरी या फिर पढ़ाई की वजह से, तो वो किसी को पैसा देके भिजवाते थे या फिर मनी ऑर्डर वगैरह यूज करते थे। और गवर्नमेंट की भी जो स्कीम्स आती थी उसका पैसा भी लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं, इसका कोई ट्रैक नहीं हो पाता था। छोटे मोटे पेमेंट तक तो ठीक था, लेकिन बड़ी पेमेंट जो लाखों में होती थी वो गवर्नमेंट चाहती थी कि बैंक से हो। यही रीजन था कि इस पूरे पेमेंट सिस्टम को फास्ट करने के लिए आरबीआई ने आईडीआरबीटी से डेवलप करवाया आरटीजीएस पेमेंट सिस्टम, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक सिस्टम बना दिया गया जहां पे लोगों का पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जा रहा था बिना बैंक के चक्कर काटे। इस तरह के सिस्टम को बनाने और मेंटेन करने में करोड़ों लगते हैं, इसलिए यह सिस्टम सिर्फ उन लोगों के लिए था जिनको 2 लाख से ज्यादा पैसे ट्रांसफर करने हैं और तुरंत करने हैं। और पर ट्रांजैक्शन के लिए कुछ चार्जेस भी लिए जाते थे। ये वो अमाउंट है जो आपको पे करना होता था आरटीजीएस सिस्टम यूज करने के लिए। इस सिस्टम को इंडिया का कोई भी नागरिक यूज कर सकता है और बैंक भी यूज कर सकता है। देखिए, आज की डेट में अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि दिन भर में जितना पैसा जमा हुआ है बैंक रात को एक ट्रक में वो पैसा भर के दूसरे बैंक पहुंचाता है। इसमें सिंपली नंबर्स इधर से उधर होते हैं। जब आप पैसा ट्रांसफर करते हो तो आपके अकाउंट में नंबर कम होता है और दूसरे के अकाउंट में जाके वो ऐड हो जाता है। जैसे हम लोगों के अकाउंट बैंक में होते हैं, वैसे ही सारे बैंकों के अकाउंट आरबीआई में है। इस पूरी चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे पेटीएम का वॉलेट होता है, उसमें हम लोग आपस में कितना भी पेमेंट इधर से उधर कर लें, लेकिन एक्चुअल जो पैसा होता है वो पेटीएम के पास रहता है अनटिल अनलेस वो पैसा आप निकाल रहे हो या फिर ट्रांसफर कर रहे हो। सेम कॉन्सेप्ट आरबीआई और बैंक के बीच में भी रहता है। बैंक आपस में डिजिट जो है इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में आरबीआई हिसाब करता है। अब क्वेश्चन ये है कि चलो नंबर्स इधर से उधर हो गए, वो ठीक है, लेकिन जब हम कैश निकालते हैं चेक से या फिर एटीएम से, वो सब कैसे मेंटेन होता है? तो देखिए, उसके लिए आरबीआई अलग अलग एरिया में करेंसी चेस्ट मेंटेन करती है जिसमें कैश रखा जाता है। अगर बैंक के पास ज्यादा कैश आ गया तो बैंक करेंसी चेस्ट में जाके जमा कर देता है, और अगर बैंक को कैश की जरूरत होती है तो करेंसी चेस्ट से जाके वो ले लेता है। और ये जो करेंसी चेस्ट होती है डेली रिपोर्ट भेजती है आरबीआई को कि किस बैंक से कितना पैसा आया और कितना गया। अब देखिए, इसमें एक चीज और समझनी है कि एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो, ये सब आपस में कॉम्पिटिटर हैं। ये लोग आपस में कोई भी डेटा शेयर नहीं करता अपने कस्टमर का, ना ही कोई एक्सेस देता है। लेकिन उसके बाद भी कोई एक बैंक का यूजर दूसरे बैंक के यूजर को पैसा ट्रांसफर करना चाहे तो तुरंत हो जाता है। तो फिर ये होता कैसे है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो एचडीएफसी बैंक में आपका अकाउंट है और आपको एक्सिस बैंक में 1000 रुपए ट्रांसफर करने हैं, तो आप ऑनलाइन या फिर बैंक में जाकर रिक्वेस्ट दोगे। वो रिक्वेस्ट जाएगी आरबीआई के बनाए हुए सिस्टम में। आरबीआई वेरीफाई करेगा कि जो पैसा भेज रहा है उसके अकाउंट में पैसा है भी कि नहीं, और दूसरी तरफ ये भी चेक करेगा कि जिसको पैसा जा रहा है उसका अकाउंट एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। आरबीआई जैसे ही सब वेरीफाई कर लेगा वो पेमेंट ट्रांसफर कर देगा, और इस चीज का आपको पर ट्रांजैक्शन का कुछ चार्ज देना होता है। ये जो आप एनईएफटी आरटीजीएस करते टाइम पर ट्रांजैक्शन का चार्ज देते हैं वो इसी चीज का चार्ज होता है। तो बेसिकली आरबीआई इन सारे बैंकों के बीच में मीडिएटर की तरह काम करता है। ये सारे बैंक आपस में कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन आरबीआई पे इनको भरोसा है कि आरबीआई कोई भी डिटेल इधर से उधर नहीं करेगा। इंडिया के अंदर एनईएफटी और आरटीजीएस से भी पहले 1990 में आरबीआई लेके आया ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसमें बल्क में पेमेंट होती थी सैलरी और पेंशन वगैरह की। उस टाइम के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी थी उसके हिसाब से तो ठीक था, लेकिन ये उतना एडवांस नहीं था। इसलिए 2004 में आरबीआई लोगों के लिए लेके आया आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। लेकिन इसके बाद आरबीआई को बहुत जल्दी रियलाइज हुआ कि 2 लाख से भी कम ट्रांजैक्शन वालों के लिए कोई पेमेंट सिस्टम होना चाहिए, और 2005 में ही आरबीआई लेके आया एनईएफटी। इस पेमेंट सिस्टम में आरबीआई ने कहा कि कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना पैसा ट्रांसफर करना है, 1 रुपए भी अगर आपको ट्रांसफर करने तो आप कर सकते हो। अब इतने छोटे छोटे ट्रांजेक्शन रियल टाइम में करने में काफी कॉस्टिंग आती है, इसलिए इसमें एक रूल लगा दिया है कि जो बैंक है वो बैचेस में ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे, मतलब कि 30 मिनट तक वेट होगा। जितनी भी एनईएफटी फंड ट्रांसफर की रिक्वेस्ट आएगी बैंक के पास, उनको ग्रुप में एक साथ वेरीफाई करके ट्रांसफर करना होगा। पहले ये 1 आवर था, लेकिन आजकल 30 मिनट में ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे जब भी आप एनईएफटी करते हो 30 मिनट के बाद पैसा पहुंचता है अकाउंट में। एक दिन में 48 बार एनईएफटी ग्रुप बना के पैसा ट्रांसफर करता है। वैसे तो आरबीआई ने सजेस्ट किया है कि सेविंग अकाउंट पे पर ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लिए जाने चाहिए, लेकिन ये वो अमाउंट है जो पे करना होता है पर ट्रांजैक्शन पे, चाहे एनईएफटी हो या फिर आरटीजीएस। पहले ये सब बैंक के वर्किंग आवर्स में ट्रांजैक्शंस करते थे, क्योंकि सिस्टम पे उतना भरोसा नहीं था। अगर कोई इश्यू होगा तो बैंकिंग आवर्स में ही रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम और टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट आया, ये 24 घंटे ट्रांसफर होने लगे। लेकिन अभी भी ये पेमेंट सिस्टम उतना हैंडी नहीं था लोगों के लिए। गवर्नमेंट को इस चीज का पता था कि अगर लोगों को और जोड़ना है डिजिटल पेमेंट सिस्टम से तो इसको और आसान करना होगा। फिर 2010 में आया आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। आईएमपीएस के आने से अब आप अपने मोबाइल से बटन दबा के बिना वेट किए तुरंत पैसा ट्रांसफर कर सकते थे। इसमें 2 लाख से कम और इमीडिएट ट्रांसफर का ऑप्शन खुल गया था।
आईएमपीएस को यूज करने के लिए आपके मोबाइल फोन और एमएमआईडी की जरूरत होती थी। आईएमपीएस के पेमेंट सिस्टम में आपके मोबाइल के अंदर जो सिम होता है उसको बेस बना के आपका वेरिफिकेशन किया जाता है, और सिम वो होना चाहिए जो आपके मोबाइल से लिंक हो। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर आप अपने मोबाइल में कोई ऐसा सिम डालते हैं जो बैंक से लिंक नहीं हो तो आपके मोबाइल में मोबाइल बैंकिंग ऐप नहीं चलते हैं। सेम यही आर्किटेक्चर यूपीआई में भी यूज होता है, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। शुरू में आईएमपीएस से फंड ट्रांसफर की जो लिमिट थी वो 2 लाख थी, उसके बाद उसको 5 लाख कर दिया गया। जिस तरीके से एनईएफटी और आरटीजीएस को आरबीआई चलाती है वैसे ही आईएमपीएस को एनपीसीआई चलाती है। देखिए एनपीसीआई को भी 2008 में आरबीआई ने एक नॉन प्रॉफिट कंपनी की तरह बनाया था। यही एनपीसीआई आईएमपीएस लेके आई थी और यही एनपीसीआई यूपीआई भी लेके आई है। एनपीसीआई में कई सारे बैंक का एसोसिएशन है। पहले इसमें 10 बैंक थे, लेकिन 2016 में 13 पब्लिक सेक्टर बैंक, 15 प्राइवेट बैंक, 1 फॉरेन बैंक, 10 कोऑपरेटिव बैंक और 7 रीजनल रूरल बैंक को ऐड किया गया। चाहे एनईएफटी हो, आरटीजीएस हो, आईएमपीएस हो, इन सारे सिस्टम में आप पैसा ऑनलाइन तुरंत ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी बैंक आपसे बेनिफिशियरी ऐड करवाता है जब आप पहली बार ट्रांजेक्शन कर रहे होते हो, और ऐसा वो इसलिए कराता है ताकि आपकी सिक्योरिटी मेंटेन हो। बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद बैंक टाइम लेता है जिसे कूलिंग पीरियड कहते हैं। इस कूलिंग पीरियड में बैंक अलग अलग तरीके से एसएमएस, ईमेल वगैरह से जिसका अकाउंट होता है उसको नोटिफाई करता है ताकि ये कंफर्म हो सके कि ट्रांजैक्शन वही आदमी कर रहा है जिसका अकाउंट है। अब देखिए, अगर आपको 2 लाख से ज्यादा पेमेंट तुरंत ट्रांसफर करनी हो तो आरटीजीएस है, उससे कम करनी हो और 30 मिनट का वेट कर सकते हो तो एनईएफटी है, और अगर 2 लाख से कम पेमेंट तुरंत करनी हो और हाथों हाथ मोबाइल से करनी हो तो आईएमपीएस है। लेकिन अभी भी लोगों के पास डायरेक्ट मर्चेंट से सामान खरीदने का ऑप्शन नहीं था, और पैसे ट्रांसफर करने के लिए भी बेनिफिशियरी ऐड करना था, उसमें भी टाइम लगता था। इनफैक्ट पैसा नेट बैंकिंग से भी ट्रांसफर करना हो तो मल्टीपल स्टेप फॉलो करने होते हैं, ओटीपी का वेट करना होता है। और फिर 2016 में इन सारी चीजों का सोल्यूशन एनपीसीआई लेके आया, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई। यूपीआई को बेसिकली रघुराम रंजन और दिलीप आसबे लेके आए थे। यूपीआई को इन दोनों का ब्रेन चाइल्ड माना जाता है। यूपीआई आईएमपीएस का एडवांस वर्जन है। जिस आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी पे आईएमपीएस काम करता है यूपीआई भी उसी पे करता है। बस यूपीआई ने क्या किया, इसने पैसा ट्रांसफर करने के लिए जो आईएफएससी कोड, अकाउंट वगैरह जो शेयर करना पड़ता था, उसकी जगह पे एक वीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप बिना अपनी कोई डिटेल शेयर करे एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से पेमेंट का लेन देन कर सकते हो, जिसको आप यूपीआई आईडी बोलते हो। एक्चुअली यूपीआई एक क्यूआर कोड बेस्ड सिस्टम है जो फंड ट्रांसफर तो करता ही है, साथ ही में ये मर्चेंट पेमेंट सिस्टम भी है जिसमें आप आसानी से सामान खरीद के पेमेंट कर सकते हैं। इससे पहले आप पेमेंट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन यूपीआई में आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी को भी पेमेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो उसको अप्रूव कर देता है तो आपको पैसा मिल जाता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी चल रहा होगा कि ये जो आरटीजीएस है, एनईएफटी, आईएमपीएस, फिर ये यूपीआई, ये अलग अलग क्यों है? इन सबको मिला के एक सिस्टम क्यों नहीं बना दिया जाता? देखिए, सारे पेमेंट सिस्टम एक दूसरे से एकदम अलग आर्किटेक्चर पे ऑपरेट करते हैं। इतने करोड़ यूजर्स एनरोल्ड हैं, करोड़ ट्रांजैक्शन जो हैं वो लाइव चल रहे हैं। इन सब को माइग्रेट करके ऐसे ही एक जगह इंटीग्रेट करना आसान नहीं है। इसलिए जब भी कभी कोई मेजर चेंज करना होता है तो एक अलग से सिस्टम बनाना पड़ता है। लेकिन यूपीआई ने फिर भी काफी हद तक इन सब पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट किया। आप एक यूपीआई आईडी से आपके जितने भी बैंक अकाउंट है वो सारे लिंक कर सकते हो, दुकानदार को पैसे दे सकते हो, किसी से भी ले सकते हो। बस आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें जो मोबाइल नंबर है वो आपके मोबाइल में होना चाहिए। एक